स्वागत है आप सभी का सीटेट के इस लाइव सेशन में। आज हम कवर कर रहे हैं जो भी आज आपका पेपर हुआ था उसके सीडीपी का जो पेपर आए थे 1 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक पूरी उसकी हम व्याख्या देखेंगे, बिल्कुल सटीक तरीके से देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, फुल एनालिसिस कर रहा हूं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को कवर करते हुए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ठीक तरीके से क्लिक नहीं कर पाए, बच्चे ने भेजा है, तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि इसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा। पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करेंगे ताकि कम समय में आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं। यह क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में कराया था, मुझे याद आ रहा है, तो पहला नहीं हो सकता। उद्दीपक नहीं कहा था, विकास का समीपस्थ क्षेत्र उनका नहीं था, और मनोवैज्ञानिक उपकरण के बारे में भी ये बात नहीं करते हैं। तो स्कीमा और मनोबत के बारे में बात करते हैं। तो तीसरा हमारा पहले का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव वर्ड की तरफ जा रहा है, मुख्य गुण क्या होता है ये पूछ रहा है, ध्यान रखना है। तो विचार और सोच के बारे में बात नहीं की जाती है, परिकल्पना की बात भी नहीं की जाती है, लेकिन जो सी ऑप्शन आपका है संरक्षण और पदार्थ को क्रमबद्ध तरीके से यानी कि सिस्टमेटिक वे में रखने की जो बात कही थी वो कहा था जीन पियाजे ने। तो तीसरा हमारा दूसरे का भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहां पर ध्यान रखिएगा, सही है की बात की जा रही है। पहला है विकास केवल विद्यालय में, जी नहीं, ये तो निगेटिव हो गया। विद्यालय में कैसे सिर्फ विकास हो सकता है, ये गलत हुआ। विकास केवल बाल अवस्था के दौरान ही होता है, जी नहीं, विकास कोई जरूरी नहीं कि बाल अवस्था से ही हो। सी ऑप्शन है विकास बहुयामी होता है, बिल्कुल सही बात है, विकास हर जगह होता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अलग अलग तरीके से विकास हो सकता है आपका, तीसरा हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहा हूं, और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो एक बार लाइक बटन में प्रेस करिएगा। आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो यार सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा। ठीक है, इसके बाद हम ईवीएस की भी करेंगे। तो कह रहा है कि वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य यानी कि जो अधिगम प्रक्रिया में क्या महत्व पर जोर देता है, ये भी पॉजिटिव की तरफ ही बात कर रहा है। तो फोर्थ का हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, गुण रोपण। देखिए, गुण रोपण की बात नहीं कही थी, अभिप्रेरणा की बात भी नहीं होती है, संतुलनीकरण यानी कि बैलेंस की बात भी नहीं की थी। ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर देता है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ का ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे तीसरा लगा के आए हैं, तीसरा गलत है, सांस्कृतिक उपकरण इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा चौथे का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। ठीक है, प्रगतिशील कक्षा की बात की जा रही है। ऑप्शन पढ़ते हैं, अध्यापक के पक्ष पर असफलता, देखो निगेटिव आ गया, असफलता हमेशा नहीं करना है ना। दूसरा है योग्यता आधारित समूह बनाने, देखो ये भी नेगेटिव होगा, मापदंड या फिर कोई मेजरमेंट की बात आती है, ये भी हम गलत करते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है अध्यापक अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्व, बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन जो है हमारा पचमे का हमारा से जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसमें जो अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया होती है उसकी परियोजना बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो तीसरा हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए। क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में कराया था, मॉक टेस्ट में मैंने क्वेश्चन कराया था, मुझे याद आ रहा है, टेलीग्राम पर। ठीक है, तो एक समावेशी कक्षा में क्या होना चाहिए, ऑप्शन पढ़ता हूं, अभिभेदी समरूपी निर्देश, ये नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन है सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव की बात भी नहीं होना चाहिए कि समाज के आधार पर, जात के आधार पर इस तरीके से अलग नहीं करना चाहिए, निगेटिव हो गया। सी ऑप्शन हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिगम कर, बिल्कुल सही, हर स्टूडेंट को देख करके उसका जो भी मोटिव है, जो भी उसका सामर्थ्य है, उसको देख करके उसको सेम अवसर प्रदान करना चाहिए, जो कि हमारा आर्टिकल 14 भी कहता है। ठीक है, तो तीसरा हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दिव्यांगात्मक अधिकार यानी अधिनियम जो है 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। ठीक है, 2016 की बात की जा रही है अधिनियम की। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन पढ़ते हैं, विकलांग छात्र, तो ये कोई छात्र का है ही नहीं नाम, है ना, विकलांग कहना किसी को, अभी तो सरकार ने भी कह दिया नहीं ये चीज गलत है विकलांग कहना। बी ऑप्शन है छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। ठीक है, दिव्यांग कहा गया है, आपको ध्यान होगा कि मोदी जी जब मन की बात करते तो उन्होंने कहा है विकलांग को आज से हम दिव्यांग कहेंगे, वही बात कही गई है, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है
हम उसको दिव्यांग कहते हैं। तो दूसरा हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7वें का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। कई बार, कम से कम 20 से 25 बार ये क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में भी कराया है और क्विज में भी कराया है। ये वाला क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है। ठीक है, ये तो सीधा सीधा ऑप्शन आपके सामने है, समवेगतिक मूर्त और अमूर्त, यहां पर इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सीरियल वाइज यहां पर पूछा था, क्रम पूछा था। ठीक है, तो ये तो मैंने कई बार आपको करा रखा है, तो 4th हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे कि सर्जनात्मकता की पहचान प्रमुख लक्षण क्या है। ठीक है, तो देखो जो हमारा 9th वाला क्वेश्चन है ना, सबसे पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अपसारी चिंतन। नहीं पढ़ने में आ रहा, मैं पढ़ रहा हूं। अपसारी जो चिंतन होता है ना, वो आपका सृजन करने में बहुत ही बड़ी मुख्य भूमिका निभाता है। तो पहला हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। पहला ऑप्शन है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, अलग अलग जगहों से उदाहरण लेकर के बात करनी चाहिए। तो पहला वाला ही हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 10th का ध्यान रखिएगा। एक बच्चे ने दूसरा लगाया है सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना। जी नहीं, ये इसका बहुत ही मतलब कम सही आंसर है। जो इसका सटीक सही आंसर हो सकता है पहला है विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए, अलग अलग तरीके से उदाहरण लेकर के बच्चों को समझा करके हर एक काम करना चाहिए। तो पहला हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th हमारा क्वेश्चन है कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन है समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ठीक है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये तो गलत हुआ। ठीक है, तीसरा है विद्यार्थियों में डर की भावना, ये तो गलत हो गया, बिल्कुल निगेटिव है डर की भावना। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर दे करके, बिल्कुल सही बात है। कॉन्टिन्यूअस लर्निंग की जहां पर बात की जाएगी हमेशा सही होगा। मैंने आपको बार बार बता रखा था, एक वीडियो मैंने बनाई थी वहां पर बताया रखा था, एक मैंने जो है रिवीजन आपको बताया था वहां पर भी बता रखा था। जहां पर कॉन्टिन्यूअस लर्निंग की बात आएगी वहां पर हम करेक्ट करेंगे। तो लगातार अभ्यास की यहां पर बात की जा रही है, तो चौथा हमारा जो है 11th का वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 की अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। यहां पर नहीं पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा। पहला है संरचनात्मक शिक्षा शास्त्र उपगमों का इस्तेमाल करना। तो बिल्कुल सही बात है, यहां पर संरचना बना करके कोई भी उपगम का इस्तेमाल करना चाहिए, तो सही है ये। सेकंड है कि व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ये भी सही बात है, बिल्कुल सही बात है, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना हमें बनाना चाहिए। तीसरा यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल, ये जो वर्ड है ना जटिल, ये एक आपका नेगेटिव वर्ड यहां पर लिखा हुआ है, तो यही यहां पर नहीं होना चाहिए। तो तीसरा हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाँ, 13 क्वेश्चन है कि शर्मिंदगी क्या है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। शर्मिंदगी क्या है आपसे पूछा है। ऑप्शन है शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल पहला ही जैसे हमने पढ़ा, हमने सही कहा। शर्मिंदगी अगर कोई भी चीज हम अगर कहीं से हमको शर्मिंदगी में होती है, अगर हम कहीं गिल्टी फील करते हैं, तो क्या होता है कि एक नेगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ती है, हमारी सेहत पर पड़ती है। तो पहला हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशील माध्यम कौन सा हो सकता है। ठीक है, चलो पहला है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। पहला ही हमें मिल गया, बिल्कुल सही बात है। यहां पर संकल्पनाओं के बीच में जो भी संबंध हम रिलेशन खोज लेते हैं, यही सबसे अच्छा होता है अध्यापन और अधिगम को प्रभावशाली बनाने में। 14 का हमारा पहला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अभी भी लाइक आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो एक बार प्लीज सभी लोग लाइक बटन पर प्रेस जरूर करिएगा। आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो एक बार सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन ऑन करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे कि एक अध्यापिका को दिए गए किस कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि पूछा है, ऑप्शन पढ़ते हैं। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है, यहां पर त्रुटियों की समझ होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें वो विश्लेषण करना चाहिए, अध्यापिका को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15 का फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये पहला ही हमारा गलत हो गया, तो दूसरा और बाकी हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एक बार पढ़ ही लेते हैं। देखो यहां पर दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, तो ये चीज गलत हुई, नेगेटिव हो गया। त्रुटियों को शोधन पर निर्भर, ये भी नेगेटिव होता है, ये भी गलत हो गया। दंड की जहां पर बात आती है, रटने की जहां पर बात आती है, पीटने की जहां पर बात आती है, वो हमेशा नेगेटिव होता है, वो भी हमारा गलत हुआ। तो बचा क्या हमारा, पहला ही गलत, अब पहला ही हमारा बच गया। तो इस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप लगा सकते थे।
चलिए 16 क्वेश्चन है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, मुझे याद आ रहा है, और इसका पहला ही सही है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देना। तो यही हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देना। ये देखो, ये चीज कोई भी चीज सिखाने के लिए आसान उसको कर दोगे तो वो चीज तो सीख जाएगा, लेकिन कठिन की तरफ उसको दिक्कत होगी। दूसरा हमारा गलत हुआ, यत्रवंत याद करने, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही याद करने की जब बात की जाएगी तो भी हम गलत करेंगे, और दंड देने की बात आएगी तब भी हम गलत करेंगे। तो यार यहां से तो ऑप्शन भी एलिमिनेट करके आप सही कर सकते हो, तो पहला ही हमारा सही हो गया। ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो 16 का हमारा पहला करेक्ट ऑप्शन हुआ। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं सर ईवीएस भी कराइए, ईवीएस भी कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं होइए आप। 17 हमारा क्वेश्चन है कि अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी होती है। ये क्वेश्चन मैंने मॉक टेस्ट में करा रखा है, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, पहला है निम्न उत्तेजना, जैसे ही निम्न की बात आई हमको यहां पर गलत करना है। ठीक है, निगेटिव वर्ड्स को हमेशा गलत करते हुए चलना है। सेकंड ऑप्शन है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, बिल्कुल सही बात है, हमको बैलेंस करके चलना है। हमारे अंदर जो भी ताकत है, जो हमारे अंदर जो भी उत्तेजना है, उसको हमको बैलेंस करके चलना है, हमको किसी भी तरह से डरने की भी जरूरत नहीं है। तो दूसरा हमारा लिखा हुआ है कोई भय नहीं, सेकंड ऑप्शन ही हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 17 का सेकंड करेक्ट है। ठीक है, चलिए 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, मैं ऑप्शन पढ़ता हूं। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही छोटी उम्र में अपने दम पर खड़े हो जाते हैं। तो पहला तो हमारा गलत हुआ। दूसरा है बच्चे सक्रिय, बिल्कुल सही बात है, दूसरा ही हमारा सही हो गया, और कुछ पढ़ने की हमको जरूरत नहीं है। सबसे पॉजिटिव, सबसे सटीक हमको आंसर यहां मिल गया है 18 का 2 कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सेकंड हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो ऑप्शन एलिमिनेट करना है, जहां पर नहीं लिखा हुआ है यहां पर गलत कर दो तुरंत। ठीक है, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, ये भी गलत कर दो, खत्म हो गया है ना। तो पहला हमारा गलत हुआ, तीसरा गलत हुआ, चौथा गलत हुआ। तो जितने ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे बचा क्या, हमारा दूसरा बच गया, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 18 का। ठीक है, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने की आदत आप लोग डालो, बहुत बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा पेपर आपका। ठीक है, 19 क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन पढ़ता हूं, योग्यता अटल है, कोई ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सेकंड है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत लिखा हुआ है भाई, प्रयास जितना ही करोगे उतना ज्यादा आपकी लाइफ और अच्छी जाएगी, है ना। प्रैक्टिस मैन्स मेक परफेक्ट, आपने सुना होगा। तीसरा है कि असफलता अनियंत्रित है, ऐसा भी नहीं है, जो असफलता होती है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, तो ये भी हमारा गलत हुआ। चौथा है योग्यता सुधार है। ठीक है, ये भी हमारा, यही हमारा बचा, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अधिगम को सीखने के लिए सबसे उपयुक्त यही है। 20 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है। बहुत ही ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन पढ़ते हैं, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र होती है, ये तो गलत हो गया है ना, केंद्रित नहीं होती है। बी ऑप्शन है बारंबार परीक्षाएं, ये भी नहीं सही है, हमेशा जो है हर लगातार कोई पेपर कराया जाए, तो ये भी गलत है। सेकंड है, थर्ड ऑप्शन है अन्वेषण और संवाद, बिल्कुल सही बात यहां पर लिखी गई है, यही हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। जिस भी बच्चे का ये पेपर है उसने तीसरा लगाया है, उसका सही होगा, 1 नंबर उसको यहां पर मिल गए हैं। तो 20 का हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि यार बहुत ज्यादा भी करना है, ईवीएस करना है, मैथ्स करना है, तो टाइम बहुत कम ही है आज। 21 क्वेश्चन है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, कब उसको दिक्कत होती है बच्चों को सीखने में। आज बात करते हैं, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों, तो ये कोई जरूरी नहीं है, एक बार देख लेते हैं, बच्चे ने लगा रखा है। सेकंड है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि लर्निंग हमको सिर्फ समाज के हिसाब से ही करनी चाहिए, ये तो गलत हुआ। तीसरा है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, तो 21 का तीसरा भी हो सकता है, सूचना अलग अलग नहीं, तीसरा नहीं हो सकता, विषय वस्तु को बहुरूप, कोई भी चीज है उसको अलग तरीके से प्रस्तुत करने वाली बात है। और चौथा ऑप्शन है सूचना अलग अलग टुकड़ों में। देखो बच्चों को अगर कोई भी चीज कठिन तरीके से समझ में नहीं, देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझना, बच्चे को अगर मान लो कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो हम अलग अलग तरीके से सूचना इकट्ठा करेंगे और उसको अलग अलग वे में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चा अच्छे तरीके से वो चीज को समझ जाए। ठीक है, तो तीसरे और चौथे में कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना, लेकिन मुझे जो सबसे सटीक आंसर लग रहा है वो लग रहा है फोर्थ ऑप्शन, हमको यहां पर सही लग रहा है, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, चलिए 22 है हमारा कि मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य कैसा होना चाहिए। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22,
ऑप्शन है योग्यता आधारित समूहों में विद्यालय को विभाजित करना। ये नहीं होना चाहिए कि आपकी योग्यता के हिसाब से विद्यालय को विभाजित कर दिया जाए, ठीक है, ये तो गलत हुआ, ये गलत हो गया। सेकंड है हमारा विद्यार्थियों को जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। बिल्कुल सही बात है, एक विद्यालय का मूल्यांकन में अगर यही योगदान होना चाहिए कि जो बच्चा है उसको क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए, उसी हिसाब से विद्यालय को बच्चों को ये चीज उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा 22 का करेक्ट हो गया। चलिए 23 हमारा कि बच्चों के विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, केवल पर्यावरण पर, ये तो गलत हो गया, बिल्कुल किसी एक चीज पर हमेशा हम प्रतिरोपित नहीं कर सकते। सेकंड ऑप्शन है ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, तो ये भी हमारा गलत हो, क्योंकि आपने कोई चीज यहां पर डिटेल में नहीं लिख रखी किस पर, आपने सिर्फ 2 ऑप्शन कर दिए, उसमें भी ना लगा दिया, तो ये भी गलत हुआ। तीसरा है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, बिल्कुल सही बात यहां पर है। एक बार चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, केवल अनुवंशिकता पर, तो यहां पर भी केवल लगा हुआ, यहां पर भी केवल लिखा हुआ, जहां पर ओनली की बात आती है कभी कभी हम लोग मैक्सिमम ये भी गलत कर देते हैं। तो पहला चौथा तो हमने ऐसे ही गलत कर दिया, और दूसरा में कोई बात कही नहीं गई थी, दूसरा में हमने गलत कर दिया, तो हमने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, बचा हमारे पास सिर्फ थर्ड ऑप्शन, तो तीसरा हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 23 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है, यानी कि खुद से वो बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। वाइगोत्स्की की भाषा में चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार किस तरीके से व्यक्तिगत वाक को दर्शाता है, ठीक है। देखो 24, अब यहां पर एक बच्चे ने लगाया है स्वयं नियमन, तो स्वयं नियमन की यहां पर बात नहीं है, ये आत्म केंद्रितता की, वो अपने अंदर केंद्रित कर रहा है, सेल्फ सेंटर्ड की बात की जा रही है। दूसरा ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा, इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो एक बार मैनेज करिएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए, 25 था हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रगतिशील कक्षा की अगर हम बात करते हैं, विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ठीक है। तो एक बार चलो ठीक है 25 एक बार हम हो सकता है सही हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके, बिल्कुल अब ये हमारा पहला गलत हो गया। यहां पर ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा उस बच्चे को मौका देना, उसको चांस देना, उसको बहुत ज्यादा आगे ले जाने की सोच करना। तो सेकंड ऑप्शन सबसे सटीक आंसर यहां पर हो सकता है, ठीक है। देखो थर्ड ऑप्शन जो है यहां पर एलिमिनेट करना, आपको बताता हूं। थर्ड ऑप्शन है अंकों के आधार की बात की जा रही है, ये गलत कर दो तुरंत, ठीक है। अटल पाठ्यक्रम का पालन करने की सबसे कठिन, जो सबसे मतलब कि कह सकते हो फास्ट एंड हार्ड रूल की बात की जा रही है, अध्यापक को उसका रूल फॉलो करना चाहिए, तो ये भी गलत हुआ। बचा आपके पास सिर्फ सेकंड ऑप्शन, तो इसी को सही कर दो, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 4 क्वेश्चन और बचे हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करना फैसला लेती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना कैसी है। मॉक टेस्ट में मैंने क्वेश्चन 3 बार करा रखा है, सेम एज इट इज करा रखा है, ऑप्शन भी वही है, एक बार चेक कर लेना टेलीग्राम पे जो लोग देख रहे होंगे, है ना। तो 26 का हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहला ही ऑप्शन है कि अधिगम के लिए आधारभूत संरचना पर काम करना, ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना लर्निंग के लिए, यही सबसे अच्छा विकल्प होता है। तो पहला हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए एक बार ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। तीसरा ऑप्शन देखो कि अर्थहीन की बात की जा रही है, ये हमारा गलत हुआ, ठीक है। निष्प्रेरित करने की यहां पर बात की जा रही है, ये भी हमारा गलत हुआ। और हमारा दूसरा है छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्ति की जो बात की गई है, ये भी हमारा नेगेटिव कमेंट है यार। तो पहला ही तो बचा, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट करके भी तो लगा सकते थे, नहीं आ रहा है तब भी, तो पहला हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़का रोते नहीं है। पिता का यह कथन क्या दर्शाता है, ठीक है। चोट लग गई उसको, तो पिता कह रहा है कि यार लड़कियों की तरह क्या ही रो रहे हो तुम। तो 27 का हमारा आइए पढ़ते हैं ऑप्शन कि लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देना है। एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है सही हो। सेकंड है लैंगिक भेदभाव को कम करता है, ये बिल्कुल गलत चीज यहां पर लिखी गई है, ऐसा नहीं। अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो उसके अंदर भिन्नता आ जाएगी, तो दूसरा तो हमारा गलत हुआ। तीसरा है लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, बिल्कुल गलत चीज यहां पर लिखी गई है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। समानता को बढ़ावा देता तो ऐसी बात ही क्यों करता वो। फोर्थ ऑप्शन है लैंगिक रूढ़िवादी को दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है, वो बिल्कुल ये सोचने लड़की और लड़के में वो फर्क निर्धारित कर रहे हैं। तो चौथा ही हमारा एक रूढ़िवादी तरीके से है वो, तो चौथा हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिसने भी लगाया है चौथा
उसके नंबर फिक्स हो गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किस पर जोर देता है। थोड़ा सा ब्लर है तो मैनेज करिएगा, 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर जोर देता है? देखिए, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, जैसे अलग अलग तरीके से डायरेक्शन, जिस तरीके से आप सोच सकते हैं, आपकी बुद्धि जहां तक जा सकती है, वही सबसे अच्छा बुद्धि का सिद्धांत कहलाता है। दूसरा हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। बहुत बड़े बड़े हैं तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास की वजह से चरण को क्या दर्शाता है। 29 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजन है। मैंने बहुत से पेपर में देखा लोग दूसरा ऑप्शन लगा के हैं, लेकिन ये गलत हो गया। एक प्रथागत जो होता है यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है। एक्चुअली मुझे नहीं पता प्रथागत क्या है, मुझे इंग्लिश में इसका मतलब पता था, लेकिन यहाँ पर जो है इंग्लिश वाला कंटेंट है नहीं, तो आपको यहाँ पर मैनेज कर लेना है। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को कि बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब यहाँ पर सही की बात की जा रही है। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की सीरीज का, और वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक होते हैं। तो ये बात और संदर्भ हमारा सही नहीं है। ठीक है, ये तो हमारा गलत है। ठीक है, तो मैंने अभी कहा ना सही नहीं है, ये तो हमारा गलत हो गया। सेकंड है समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है, ये भी हमारा गलत हुआ, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तीसरा है परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं, द्वितीय कारक की यहां पर बात की गई है, ये भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, एक ही ऑप्शन बचता है कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक। बिल्कुल सही बात है, जो परिवार है वो प्राथमिक कारण होता है और जो समाज है वो आपका दूसरा कारक बनता है। चौथा हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 30 का 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ। तो 1 से लेकर के 30 तक हमने सीडीपी को फुल एनालिसिस कर लिया, आपको सभी के आंसर बता दिए हैं। आप लोग अपने मिला लीजिएगा जितने भी सही होते हैं आपके आंसर। ठीक है, कितने आपके सही हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे हम कवर करेंगे ईवीएस की, थोड़ी देर में वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार ज्वाइन जरूर करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन ऑन करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। ठीक है, थैंक यू।